सभी को नमस्कार। केमिकल काइनेटिक्स इस क्लास में स्वागत है। केमिकल काइनेटिक्स में हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं उन टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं। इसमें हम रेट ऑफ द रिएक्शन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ द रिएक्शन जिनमें कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, सॉल्वेंट, लाइट एंड कैटलिस्ट इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की काइनेटिक्स को देखेंगे। रिएक्शन रेट्स की थ्योरीज में हम कोलिजन थ्योरी एंड एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। कैटालिसिस में हम होमोजेनियस कैटालिसिस, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कैटालिटिक प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। इस कंप्लीट सिलेबस को हम अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिसके फर्स्ट पार्ट में हम रेट ऑफ द रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स को समझते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। देखो, जब भी हम किसी रिएक्शन की स्टडी करते हैं तो उस रिएक्शन के बारे में हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि उस रिएक्शन के थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स क्या क्या है, उस रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है, दैट मींस एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन क्या है, रिएक्शन किस एक्सटेंट तक प्रोसीड हो, दैट मींस उस रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्टेंट्स का कितना पोर्शन प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है। इसके अलावा उस रिएक्शन की हमें स्पीड की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, उस रिएक्शन की हमें मैकेनिज्म चाहिए, उस रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स क्या क्या है, इन बातों की भी जानकारी चाहिए। इन सब बातों की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें केमिस्ट्री की स्पीड ब्रांच से नहीं मिलती। इसके लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है, केमिकल इक्विलिब्रियम की हेल्प लेनी पड़ती है, केमिकल काइनेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। थर्मोडायनेमिक्स हमें यह बताता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी या नहीं होगी, दैट मींस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। ये इंफॉर्मेशन हमें थर्मोडायनेमिक्स से मिलती है। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स की हेल्प से हम ये पता लगा लेते हैं कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसकी इंफॉर्मेशन भी हमें थर्मोडायनेमिक्स से मिल जाती है। एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन जो है उसकी इंफॉर्मेशन हमें केमिकल इक्विलिब्रियम से मिलती है कि रिएक्शन रिएक्टेंट का कितना पार्ट प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें केमिकल इक्विलिब्रियम से मिल जाती है। लेकिन रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, उसकी रेट क्या होगी, उसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स क्या क्या होंगे, उस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी, इसकी इंफॉर्मेशन हमें ना तो थर्मोडायनेमिक्स से मिलती है और ना ही केमिकल इक्विलिब्रियम से मिलती है। इसकी इंफॉर्मेशन हमें केमिकल काइनेटिक्स से मिलती है। सो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री that deals with the rate of the reaction, factors influencing of the reaction and mechanism of the reaction। यानी कि केमिकल काइनेटिक्स किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट, दैट मींस उसकी स्पीड क्या है, उसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, इन सब का उस केमिकल रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, इसको डील करती है। इसके अलावा उस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो एक प्रकार से केमिकल काइनेटिक्स थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम की एक कंप्लीमेंट्री ब्रांच है। ये जो सब है केमिकल काइनेटिक्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करने के बाद में हम किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या क्या पता लगा सकते हैं। सो इनको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन को हम डिस्कस करें, इसके लिए हम एक केमिकल रिएक्शन A gives प्रोडक्ट B को एज्यूम करते हैं। ये केमिकल रिएक्शन
है जिसमें ए यहाँ पर रिएक्टेंट है और बी यहाँ पर प्रोडक्ट। जब ये रिएक्शन स्टार्ट होती है तो ए कंज्यूम होना शुरू होता है, तो ए कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बी बन जाता है और एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन ए कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा और बी हमारे पास में बन जाएगा। इसको हम अगर ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली जब हम देखते हैं टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो रिएक्टेंट ए है उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ में डिक्रीज हो। ये देखिए जो रेड लाइट से जो कर्व दिखा रखा है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंडिकेट कर रहा है, तो ये इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पर जो ब्लू लाइट से जो कर्व दिखा रखा है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। सो रेट ऑफ द रिएक्शन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं गिवन टाइम में उस रिएक्शन की जो रिएक्टेंट्स हैं उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया वो रेट ऑफ द रिएक्शन को बताते हैं। सो इट कैन बी डिफाइंड the rate of the reaction can be defined as the change in concentration of any of reactant or products per unit time, यानी कि पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है वो रेट ऑफ द रिएक्शन कहलाता है। इसको हम मैथमेटिकली अगर देखें तो मैथमेटिकली जब हम देखते हैं तो टाइम के साथ में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है। दैट मींस जो रिएक्टेंट है वो डिसअपीयर होता है इसलिए इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है डिक्रीज होती है, और प्रोडक्ट अपीयर होता है इसलिए इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो रिएक्टेंट के सेंस में जब हम रेट को एक्सप्रेस करें तो माइनस का साइन लगा देते हैं कि माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए अपॉन dt, दैट मींस चेंज इन टाइम और चेंज इन कंसंट्रेशन। लेकिन जब हम एक लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जब हम देखते हैं तो जब हम वहां पर कंसंट्रेशन जो चेंज है वो डेल ए लेते हैं और टाइम को डेल टी लेते हैं। dt और डी ए है वो इन्फिनिटेसिमली चेंजेस के लिए हम काम में लेते हैं। यहाँ पर हम प्रोडक्ट के सेंस में जब हम रेट को एक्सप्रेस करते हैं तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा रहे हैं और डी वी अपॉन डी टी, और एक लार्ज इंटरवल के लिए हम डेल वी अपॉन डेल टी लेते हैं। रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर हो जाएगी और यहाँ पर टाइम की जो यूनिट है वो सेकेंड हो जाएगी, और मोल पर लीटर सेकेंड को हम इस तरह से लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। हम N2O5 का डिकम्पोजिशन को देखते हैं। N2O5 जब डिकम्पोज होता है तो ये NO2 और O2 में कन्वर्ट होता है। टाइम के साथ में उनकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या क्या चेंजेस आ रहा है ये हम देखते हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो N2O5 की कंसंट्रेशन 0.02 मोल्स पर लीटर है। NO2 और O2 स्टार्टिंग में नहीं बनती इसलिए इनकी कंसंट्रेशन 0 है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती जाती है यहाँ पर देखिए 100 सेकेंड पे N2O5 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर 0.169 हो गई। NO2 की कंसंट्रेशन 0 से इंक्रीज होकर 0.0063 हो गई, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 0 से इंक्रीज होकर 0.0016 हो गई। सिमिलरली 200, 300, 400, 500 एंड 700 सेकेंड पे जब हम देखते हैं तो N2O5 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है। NO2 और O2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है। दैट मींस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में डिक्रीज होती जा रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में इंक्रीज। रेट ऑफ द रिएक्शन और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशनशिप है उसको हम देखते हैं। एक रिएक्शन A प्लस बी जो कि C प्लस D
में कन्वर्ट हो रही है, जिसके लिए N, M, P एंड Q स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है। इनका रेट ऑफ द रिएक्शन के साथ में क्या रिलेशनशिप है वो हम मैथमेटिकली देखते हैं। क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन जब रिएक्टेंट के सेंस में देखते हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, इसलिए हम माइनस का साइन लगाते हैं। और प्रोडक्ट के सेंस में जब हम देखते हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस का साइन लगा रहे हैं। और ये जो स्टोइकियोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट्स है वो इस तरह से 1/n की फॉर्म में आ जाएगा, और B के लिए 1/m की फॉर्म में आ जाएगा, और C के लिए 1/p और D के लिए 1/q की फॉर्म में आ जाएगा। सिमिलरली जिंक प्लस H2SO4 केमिकल रिएक्शन के लिए हम रेट को मैथमेटिकली किस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे ये यहाँ पर बता रखा है। यहाँ पर देखिए माइनस का साइन, रिएक्टेंट जिंक और H2SO4 रिएक्टेंट है, इसमें माइनस का साइन लगा रखा है। जिंक सल्फेट में हाइड्रोजन प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन लगा रखा है। तो यहाँ पर जिंक और H2SO4 की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली N2 और हाइड्रोजन के बीच में जो रिएक्शन हो रही है उसके लिए रेट को यहाँ पर एक्सप्रेस कर रखा है। यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है वो यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया, और नाइट्रोजन के लिए जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1/2 यहाँ पर लिख दिया। सिमिलरली H2 + I2 को भी यहाँ पर बता रखा है कि